वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास का प्रश्न बैंक हल कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम पूरी की पूरी 3rd यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें से 9 नंबर का टोटल पूछा जाना है, 1 नंबर का एक खाली स्थान, एक सही जोड़ी और एक बहुविकल्पी है, और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल ऐसा 9 नंबर का। ठीक है, अब इसको मिटा दें हम। हाँ, पहला और दूसरा लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे, और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देख चुके कि नहीं, प्लीज़ उनको देख लेना। और कुछ बच्चे उस पर अपने ग्रुप पे वो डाला हुआ है किसी ने आंसर शीट, तो उसमें कुछ गलतियां हैं। अब अगर मान लीजिए एक गलती भी हमें मिल जाती है, ठीक, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो मैटर अविश्वसनीय हो गया। कैसा हो गया? अविश्वसनीय हो गया। तो ऐसे कहीं का भी कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों के लिए, क्योंकि चावल का एक दाना देखा जाता है, अगर वो गड़बड़ निकला तो फिर अपन उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे बच्चे 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई आपने कहीं से पढ़ के गलत उत्तर लिख दिया, या तो आप मेरे मुंह से सुनेंगे, कोई दोस्त को मानेंगे, या फिर कोई किताब में लिखा हुआ मानेंगे। कहीं पे डाउट होता है तो वो मुझसे पूछेंगे। ऐसे कोचिंग में ग्रुप पे कहीं से कोई नोट्स किसी के भेजता है, या कोई मान लीजिए पढ़ा रहा है, नौसिखिया है, या किसी ने गलत सीख लिया है, ठीक है, तो हमारे बच्चों के लेवल के लिए नहीं है वो, है ना। इधर एक एक चीज़ फूंक फूंक के संसार से रिसर्च कर करके बताते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ क्या गलती देखी मैंने, उसको मैं करेक्ट करूँगा अभी। हाँ, आइए शुरू करते हैं 3rd यूनिट। सबसे पहले है इसमें क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा लेक्चर। सब लोग साथ में बने रहिए और फ्रेंड्स के लिए इसको शेयर मारो, फटाफट सब लोग आ जाएं, जुड़ जाएं सब लोग, ठीक है। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझ लें। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश, अब गतिमान आवेश 2 तरह का हो जाता है बच्चों। गतिमान आवेश जो है वो कैसी कैसी गति कर सकता है? एक समान गति कर सकता है और त्वरित गति कर सकता है। अगर एक समान गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देगा, और त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करेगा। मतलब त्वरित आवेश 3 चीजें उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें या विद्युत चुंबकीय विकिरण। एक समान गति करता हुआ आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और रुका हुआ आवेश, स्थिर अवस्था में आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये अकेला हम प्रश्न में डिस्कस नहीं करते हैं, इसके आसपास और भी चीजें बताते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बोर्ड का पेपर इसमें से बना तो अपनी चांदी नहीं, अपना सोना है ना, पूरा का पूरा आप लोग करके आ जाओगे। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है? निर्वात में स्थित 2 समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? जब धारा एक ही दिशा में चलती है बच्चों, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण। तो दूसरे का आंसर है पहला, जो कि लिखा है आकर्षण, ठीक। इसका मान कितना होता है, कोई बता सकता है? मान लो ये दूरी r है, इसमें विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 प्रवाहित हो रही है, तो इनके बीच में कितना बल लगता है, कोई बता सकता है? याद है किसी को? मैं बता रहा हूँ, नहीं मालूम तो आप लोग लिख लीजिएगा। वायु और निर्वात की बात हो रही है तो नियतांक आएगा μ0/4 पाई, और ये बल होता है 2I1 × I2 बटे R × L। क्या होता है बच्चों? कितनी लंबाई पे आप देख रहे हैं, वो इतना बल होता है आकर्षण। और अगर विपरीत दिशा में विद्युत धारा जाएं तो ये तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। ये देखिए, अगर धाराएं ऐसी प्रवाहित कर दें तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रतिकर्षण बल का मान भी इतना ही होगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो अकेला ये क्वेश्चन बैंक का सलूशन नहीं है, उसके अंदर और बारीकी से भी डिस्कशन है। तीसरा, एक समान आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर रहा है, तो कण का पथ कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। तीसरे का ए। क्यों? इधर लिख दें विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किए। ये मार्ग सरल रेखीय होगा, बताता हूँ कैसे। देखिए,
जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र ये होता है। अब कह रहे हैं समानता प्रवेश कर रहा है, यानी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है वहीं पे आवेशित कण गति कर रहा है। ठीक, इनके बीच का कोण हो गया 0, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये बल कितना होगा बच्चों 0। और जब किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगता तो वो नियत वेग से गति करती है, नियत वेग से गति करती है या फिर स्थिर रहती है। अब नियत वेग से जब ये गति कर ही रहा है तो उसका वेग बदलेगा नहीं, मतलब जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल लग ही नहीं रहा है तो न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का वेग नहीं बदलता, मतलब ना तो उसकी चाल बदलेगी ना उसकी दिशा बदलेगी, यानी सरल रेखा में जा रहा था तो सरल रेखा में चला जाएगा। ठीक, चलो फिर चौथा क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण कितना लगता है। तो ये तो अंड बंड लिखे हुए हैं इनने, है ना कोई वेक्टर ही दिख रहा है ना कुछ ही दिख रहा है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर जो बलयुग्म लगता है उसका सूत्र होता है बच्चों, इसके हिसाब से चौथा होना चाहिए NIAB साइन थीटा। इसको अगर एक कर दें तो यह था बीना, तो NIAB ऐसा चौथे में लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका चौथा सही हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, पहले में आई नहीं है तो गलत है, दूसरा और तीसरा चुंबक के लिए है, चौथा ही सही है। ठीक, दूसरा और तीसरा चुंबक के लिए है, एम आ गया उसमें। चलो पांचवा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण अधिकतम तब होता है जबकि क्षेत्र और लूप परस्पर लंबवत हो जाएं। ठीक है, ऐसे हो जाएं तो इस पर सबसे ज़्यादा बलयुग्म आघूर्ण लगता है, NIAB लगता है, इतना ही लगता है ना, साइन 90 होने पर। तो ये आएगा दूसरे का, पांचवें का दूसरा, लंबवत हो। ठीक, हो गए पांचों। चलिए खाली स्थान सुनिए। देखो भाई, ये पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरी यूनिट रिवाइज हो जाती है आपकी, हो जाती है कि नहीं हो जाती है, पूरी यूनिट रिवाइज हो जाती है बच्चों। अब खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान। उसमें पहला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल, ना कि लॉरेंज बल। अब कुछ लोग इसका गलत उत्तर लिख दें और लॉरेंज बल लिख दें तो उनको कौन जा रहा है घर पे समझाने। ठीक है, तो इस तरह के नोट्स जिनमें गलत आंसर लिखे रहते हैं प्लीज़ मैं मतलब अपने इस ग्रुप पे शेयर मत किया करो आप लोग, गलती है इनमें, है ना, हमने उसमें पकड़ लिया है। ये चुंबकीय लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉरेंज बल का सूत्र होता है, देखो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर यह बल लगता है QVB साइन थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल है जिसको बोला जाता है चुंबकीय लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में एक साथ गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में एक साथ गति करता है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ को है, विद्युत क्षेत्र यहाँ को है और आवेशित कण यहाँ को चला आ रहा है, तो इस पे अब जो बल लगेगा, एक चुंबकीय बल लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा, इन दोनों का जो परिणामी बल होगा उसके लिए बोला जाता है लॉरेंज बल। ठीक, तो अपन को गलत नहीं सीखना है बच्चों कभी भी, तो मैं बता रहा हूँ लॉरेंज बल क्या है, देख लो जरा लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल है कौन सा, चुंबकीय बल जो लगता है वो और विद्युत बल लगता है वो, दोनों का मिला के। और इसको क्या लिखते हैं, QV क्रॉस B। ध्यान देना बच्चों, है ना, अकेला कहीं कोई फेमस हो जाने से महान नहीं हो जाता है, समझ रहे ना बेटा। ठीक, Q बच्चों को गलत पढ़ा रहे, V क्रॉस B, आग ही लग जाती है हमें, आग लग जाती है ना, हमारे बच्चों को गलत पढ़ा रहे कोई। खैर कोई गलत नहीं पढ़ा सकता, हमें मैं हूँ ना, है ना। तो ये हो गया चुंबकीय बल, इतना लगेगा विद्युत बल, दोनों का परिणामी जो लगेगा वो कहलाता है लॉरेंज बल। और इसमें से Q को ले लो कॉमन, तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर E, ये कहलाता है लॉरेंज बल, है ना। चलो तीसरा क्या है,
आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर कोई है तो इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0, मालूम है हमारे सारे बच्चों को। हाँ, एक ये क्वेश्चन है 5वां खाली स्थान जो कि गलत लिखा है। सॉरी, मैं तो ऐसे अभी रिकॉर्डिंग के लिए ग्रुप देख रहा था तो उस पर मुझे दिख गया, मैंने उसको पढ़ा तो 5वां खाली स्थान गलत लिखा है। तो हमें लग रहा है कि इनको पढ़ाने वालों को बुलाओ पहले और इनको पढ़ा दो। मतलब बच्चों के साथ साथ पढ़ाने वाले भी अगर अपने आप को सुधार लें तो अच्छा होगा। गलत ना पढ़ाएं बच्चों के लिए, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें फिर बच्चों को सही पढ़ाएं। सुनो क्या है 5वें का आंसर। किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को, कोई पदार्थ है उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, वो कितना चुंबकन सामर्थ्य अपने अंदर लेके आ रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र में। जो चुंबकन क्षेत्र है इसके अंदर कोई पदार्थ रख दिया हमने। अब पदार्थ 3 तरह के हैं, कौन कौन से? लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, उपेत्य चुंबकीय। लोह चुंबकीय वो हैं जो खूब सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। अनुचुंबकीय वे हैं जो थोड़े से चुंबकित होंगे। प्रतिचुंबकीय वो हैं जो विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे। ठीक, अच्छा, तो इसमें पूछा गया है ऐसे सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों चुंबकन तीव्रता। क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकन तीव्रता। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका आंकिक मान होता है प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण या प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव प्रबलता। प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव प्रबलता या प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और ये मान काय का है? चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है ना, गलत लिखा है। ठीक, चलो ये हो गया। हाँ, अब बात करते हैं सही जोड़ी की। आ जाइए, सही जोड़ी। सही जोड़ी तो भगवान बनाता है भाई, है ना। अपन बना रहे हैं यहाँ पे जोड़ियाँ। अपन फिजिक्स की जोड़ियाँ बनाता है, अपन फिजिक्स की बना रहे हैं। ठीक, 4 जोड़ियाँ दी हुई हैं, 5 कितनी? 4। एक लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है चुंबकीय आघूर्ण, तीसरे नंबर पर है चुंबकशीलता, चौथे नंबर पर है ऐंठन नियतांक और इधर लिखा है टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। वैसे ये गलत लिखा है, इसको लिखना चाहिए टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर, क्योंकि इसका मतलब मिली एम्पियर हो जाएगा नहीं तो। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण के बगल में लिखा है टेस्ला, फिर लिखा है न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन, और फिर लिखा है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4। अब आप लोगों को कौन सी याद है? चुंबकीय क्षेत्र की तो याद है, हमने याद करवाई थी भैंस वाले वीडियो से, है ना, गोबर और तसला। तो ये पहले के सामने आ जाएगा, मतलब ये पहले की यूनिट है। फिर चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, जो सभी को मालूम है ना। तो ये दूसरे की यूनिट हो गई। अब ऐंठन नियतांक ये क्या है? इसकी परिभाषा याद है, हमने बताई आपको कितने बार। क्या है? प्रति एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक बलयुग्म आघूर्ण, मतलब टाउ एक्टिंग ऑन पर यूनिट एंगल। तो टाउ का क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, और थीटा का होता है रेडियन। तो न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन, ये चौथे का है। अब अगर आपको याद नहीं भी है तो भी चुंबकशीलता या चुंबकनशीलता का क्या होगा? टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर होगा, जो म्यू है। ठीक, ये कहाँ से आया? ये निकाल के बताएं क्या? हाँ, रहने दो अब, है ना, याद कर लेना, फिर बताएंगे डिटेल में। ठीक, हो गया ना? ये समझ में आया? ये याद कर, ये निकाल के बताएं क्या हम? टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। चलो बता देते हैं। टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये कहाँ से आएगा? म्यू। एफ क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया एफ।
और एफ के नीचे हमने ले लिया m1 और बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 और इसके इधर एक m2 अपॉन आर स्क्वायर कर लिया। ठीक, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर ये होता है टेस्ला, तो ये टेस्ला हो गया। ठीक, टेस्ला, और म्यू को यहीं बचा लिया, और जे है एम्पियर इंटू मीटर और जे है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैंसिल हो गया, टेस्ला बराबर आया म्यू नॉट इंटू एम्पियर अपॉन मीटर। तो ये क्या बन गया, त्रिक गुणा करो, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर, इसको ऐसा लिखना चाहिए, मीटर को पहले नहीं लिखा जाता, हालांकि चलेगा, है ना। तो ये आ गया बच्चों। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न, उत्तर ध्रुवीय ज्योति का क्या कारण है। उत्तर ध्रुवीय वास्तव में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर रंग बिरंगी प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें आती हैं, उसके कारण वायुमंडल के कण आयनित हो जाते हैं, और ये आयनित कण पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, वायुमंडल के साथ साथ घूमते हैं उसकी अक्ष पे। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव माने ध्रुव के पास में इनका घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, और घर्षण के कारण आवेशित कणों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ध्रुवों पर, जिससे उधर क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वायुमंडल की विभिन्न गैसें, इनके परमाणु क्या होते हैं, उत्तेजित अवस्था में पहुंचते हैं, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और इस दौरान वो प्रकाश छोड़ते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वो ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो कोई इतना कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो इसका अलग रंग आ रहा है, इसका अलग रंग आ रहा है, इसलिए रंग बिरंगा जो प्रकाश दिखाई देता है उसको उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। और ये आयनित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण दिखाई देती है। क्या है आंसर, आयनित कणों के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण। दूसरा क्या है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम क्या है भाई, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन, एक जैसे मान लो हम पांडे हैं और एक हमारा फ्रेंड मिश्रा है, तो मिश्रा पांडे लॉ बना दें कोई, तो ऐसे बायो, इसको हिंदी में बायो कहते हैं, ये बायोट थे और ये सेवर्ट थे, सरनेम है दोनों के। जीन बेप्टिस्टे बायोट बड़ा नाम था और दूसरे सेवर्ट इनका जो सरनेम है। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नियम दिया जिसे बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई मान लो चालक है, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है चालक XY में, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा ये पता करना है, इस अल्पांश के कारण यहाँ पे एक अल्पांश ले लें, ठीक, dl लंबाई का अल्पांश ले लें, और यहाँ पे देखना चाह रहे हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ठीक, ये कोण थीटा है। तो बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अल्पांश में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के द्वारा अल्पांश के साथ बनाए गए कोण की ज्या के समानुपाती यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है, और चौथा अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है बायो सेवर्ट का नियम, जो कि 4 कथनों में पूरा हुआ। अब चारों को अगर हम मिला दें तो ये क्या बनेगा बच्चों, इस प्रकार dV समानुपाती क्या आ गया, IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, और dV बराबर क्या आएगा, K IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। मुझे K क्या होता है, K इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पे कौन सा माध्यम है और कौन सी पद्धति है। ये आप लोग जानते हो, नहीं जानते, बता दें सारणी, आ जाओ 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। K कैसे आता है, ठीक, मान लीजिए यहाँ आपने SI पद्धति ले ली और इधर पे CGS पद्धति ले ली, और माध्यम वायु ले लिया,
या वायु की जगह निर्वात ले लिया, वायु या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम ले लिया। ठीक, तो ऐसा ही पद्धति में इस k का मान, ऐसा ही सिस्टम में k का मान आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, CGS सिस्टम में आएगा 1। और अगर कोई और माध्यम आया वायु या निर्वात के अलावा तो इस k का मान क्या होता है, म्यू आर का गुणा और हो जाएगा। तो म्यू नॉट जो है इसमें म्यू आर का गुणा हो जाएगा अपॉन 4 पाई, और इधर अकेला आएगा म्यू आर। ठीक, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये नियम कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ में रेखीय समाकलन, क्या बोले, किसी चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ में रेखीय समाकलन, बंद पथ को बंद लूप बोलते हैं, बंद लूप में रेखीय समाकलन, लूप में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एक स्टेटमेंट वायु या निर्वात के लिए है। ठीक है, और कोई माध्यम आ जाएगा तो म्यू हो जाएगा। ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, फिर लंबे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। लंबे धारावाही चालक के समीप, लंबे धारावाही चालक के, अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है तो उसके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, इसका सूत्र होता है बच्चों, इसी से निकाला ना अपन ने, क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये तो है अनंत लंबाई के लिए, काय के लिए, अनंत लंबाई हेतु। अब देखो अपन ने क्लास में नहीं पढ़ा, हम बता रहे हैं। अगर निश्चित लंबाई का तार हो जाए तो ये तो अनंत लंबाई का था, इसके लिए हो गया। अगर निश्चित लंबाई का हो गया तो ऐसा हो गया तार, तो एक कोण यहाँ बनेगा θ1, एक कोण यहाँ बनेगा θ2। और इस समय सूत्र आएगा, ये ध्यान देना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये दोनों लिखे आना आप लोग पेपर में। अनंत लंबाई में क्या होता है, देखो ये लंबाई बढ़ती जाएगी तो ये कोण सीधा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, अनंत लंबाई पे 90 हो जाएगा। नीचे भी अनंत लंबाई पे 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 होता तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और 1 और 1 2, उससे जी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मज़ा आया, अच्छी बात मिली पढ़ने की, नहीं मिली बताओ। थोड़ा कमेंट करते चलो यार, है ना, थोड़ा अच्छा लिखते चलो तो अच्छा लगता है। और क्या, ये यूट्यूब पे पढ़ाने में है ना, फीस तो मिलती नहीं है, बस यही खुशी मिल जाती है कि हाँ बच्चों ने अच्छी तारीफ़ की, है ना, 10 जगह शेयर कर दिया, यही खुशी मिल जाती है। बस अपन इतने में ही क्या होते रहते, खुश बने रहते, पढ़ाते रहते हैं, है ना। चलिए हाँ, आइए ज़रा, और क्या खुशी मिलती है कि एक दिन एक फ्रेंड हमसे पूछ रहे हैं कि आप यार यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते रहते हो, ठीक है, काहे को अपना एनर्जी ख़राब करते हो। तो यहाँ से बात कर रहे हैं लोग जैसे मतलब हमने जो सीखा है जी हम लेके जाएंगे ऊपर, है ना। जिस दिन सांस रुक गई उस दिन क्या, फिजिक्स धन दौलत पूरा सब यहीं रखा रह जाएगा, आग लगा देंगे घर वाले, है ना। तो ऊपर लेके कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर रोड पे एक अनजान बच्चा दौड़ के आके पाँव पड़ लेता है, नमस्ते कर लेता है, तो ये सीना और चौड़ा हो जाता है। मज़ा उस समय आता है कि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं। किसी ऑफिस में काम करवाने जाते हैं, उधर से एक बच्चा उठ के आता है कि सर आपने उस साल हमें पढ़ाया था, और फटाफट अपन को लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता, तब मज़ा आता है। ठीक, कोई बड़ा ऑफिसर आके पाँव पड़ लेता है रोड पे गाड़ी खड़ी करके, तब मज़ा आता है ना, कि ये क्या कर रहे थे हम। खैर अपनी अपनी पसंद है संसार में, है ना, अपनी अपनी पसंद के काम करने वाले लोग हैं। चलो, धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये धारावाही वृत्तीय लूप है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो इसका अकेला सूत्र लिखना है। ठीक है, केंद्र पर क्या आएगा बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, R इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अगर एक फेरा है कुंडली में तो
अगर 3 नंबर में आ गया बेटा ये तो इसको सिद्ध करे ना, फिर आप लोग पूरा डेरिवेशन करा ना। और अगर n फेरे हुए तो n फेरों के लिए ये सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें n का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में हम कह रहे टुकड़ा हुआ तो वृत्तीय चाप है अकेला। ठीक, इसमें करंट आई जा रही है, तो आप कितना आएगा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। μ0/4 थीटा इंटू आई अपॉन आर, क्या आएगा थीटा इंटू आई। पूरा राउंड मार दो तो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई भर दो तो ये सूत्र बन जाएगा। देखो पूरा राउंड मार दिया तो ये कोण 2 पाई हो जाएगा, पूरा राउंड नहीं मारा तो ये हो गया। आधा आया तो आधे के लिए क्या हो जाएगा, अकेला पाई आ जाएगा, इसमें से 2 हट जाएगा। ठीक, अगर क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया तो वृत्त का 1/4 हो गया तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के बन जाएगा अब आप लोगों से। अब कह रहा है एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। सुन लो भाई, अंतर सुन लो, सुना देते हैं। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा के मापन में किया जाता है, वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापन में होता है। एक बात हो गई। ठीक, दूसरी बात, अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 2 बातें। तीसरी बात, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। चौथी बात, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। पांचवी बात, अमीटर बनाने के लिए धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर बनाने के लिए धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। ठीक है, हो गए। और एक और अपन बोल सकते मन से, इसमें से देख के नहीं बोल रहे हैं, इसमें तो ये क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। ठीक, एक और बोल सकते हैं अपन कि अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। फिर बायो-सैवर्ट नियम के आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। ये क्या भाई, बायो-सैवर्ट नियम से धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। आओ कर देते हैं, है ना। आ जाओ, नया क्वेश्चन है। बायो-सैवर्ट नियम अभी अपन ने पढ़ा कि वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, IDL sin θ/r² होता है। ठीक है, तो अब यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र को कितना ले लें, 10⁻⁻7 टेस्ला ले लें, अल्पांश की लंबाई 1 मीटर ले लें, दूरी 1 मीटर ले लें, और थीटा कितना ले लें 90 डिग्री ले लें, तो क्या होने वाला है देखो जरा, 10⁻⁻7 इक्वल्स टू 10⁻⁻7 इंटू आई इंटू 1 साइन 90 का मान 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो आई बराबर क्या आ गया 1 एम्पियर। मतलब सुन लीजिए, अगर अब इसको परिभाषा में देना है ना, अगर कोई 1 मीटर लंबा धारावाही अल्पांश वायु अथवा निर्वात में 90 डिग्री के कोण पर स्थित 90 डिग्री के कोण पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। जो हो गया नया क्वेश्चन आप लोग के लिए। मजा आया है ना, आज के वीडियो का एक नई चीज मिल गई आपको, है ना। फिर से बता दें, अगर 1 मीटर लंबाई का कोई अल्पांश 90 डिग्री के एंगल पर 1 मीटर की दूरी पर वायु अथवा निर्वात में स्थित बिंदु पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। जे पूरा शब्दों में डाल दिया, देखो 90 डिग्री ले लिया, 1 मीटर ले लिया, 1 मीटर ले लिया, और वायु निर्वात ले लिया, तो ये आ गया। चलो फिर क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, धारावाही वृत्तीय लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। अच्छा, पेपर में 3 नंबर का है तो तुम लोग डेरिवेशन करे आना है पूरे, है ना। टाइम रहेगा, छोटा क्वेश्चन डेरिवेशन कराना, डायरेक्ट सूत्र जो हम बता रहे हैं ये तो 2 नंबर के लिए है ना। इसमें भी आप लोग करो तो डेरिवेशन कराना और अच्छा रहेगा, जांचने वाले को अच्छा लगेगा। धारावाही वृत्तीय लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र,
धारावाही वृत्तीय लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। अच्छा, ठीक। वृत्तीय लूप पे NiAB sin थीटा बलयुग्म आघूर्ण लगता है, और किसी चुंबक पे कितना बलयुग्म आघूर्ण लगता है? MB sin थीटा। दोनों की तुलना करो तो M बराबर क्या आ रहा है? कोई यार है ना, तो M बराबर N इंटू आई इंटू ए। तो धारावाही चुंबकीय क्षेत्र का, धारावाही वृत्तीय लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो J होता है, और यहीं से इसका मात्रक आता है। जो एम्पियर है और क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो और इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, ऐसा ही मात्रक हो गया। शंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए, अभी बता दिया हमने। धारा मापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले कम प्रतिरोध के तार को शंट कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, इसका उपयोग लिखिए। तो शंट का उपयोग यानी शंट का फायदा, शंट से क्या फायदे हुए? तो सबसे पहले धारा मापी की परास बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है। जैसे 2 मिली एम्पियर नाप रहा था तो वो 2 एम्पियर नाप देगा, 10 एम्पियर नाप देगा। ठीक, तो धारा मापी की परास बढ़ाने में एक उपयोग। दूसरा, धारा मापी कुंडली को जलने से बचाने के लिए, जलने से बचाने में, धारा मापी का जो संकेतक है उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने में। 3 उपयोग हो गए शंट के। ठीक, फिर क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ये सुन लो जरा, हम खूब सारे बोल दे रहे हैं, कोई किताब में नहीं मिलेंगे इतने सारे। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? बंद वक्र होती हैं। एक दंड चुंबक के लिए, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। 2 बातें। ये निष्कोण वक्र होती हैं। निष्कोण यानी कैसे? ये दंड चुंबक है तो ये ऐसे निकलती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, है ना। निष्कोण यानी ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं चलती, इधर एंगल नहीं बनाएंगी, स्मूथ चलेंगी। निष्कोण वक्र होती हैं। ठीक, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। 2 अथवा अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। दंड चुंबक की लंबाई के अंदिश ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और नोट्स में हम पढ़ रहे थे, हमने देखा उसमें लिखा है कि लंबाई के अंदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। कौन की लंबाई के अंदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं? गलत बात है। दंड चुंबक की लंबाई के अंदिश से सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो यह दर्शाता है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है, और लंबाई के लंबवत ये फैलने का प्रयास करती हैं, तनी हुई होती हैं, जो यह दर्शाता है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है बच्चों। फिर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ये सघन होती हैं, जबकि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में विरल होती हैं। मतलब ऐसी अगर चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम है। ठीक है, यानी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ ये पास पास होंगी, या यूँ समझो जहाँ पास पास है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक, और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में विरल होती हैं। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कैसी होती हैं? परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। एक ये बात हो गई। एक और बात देखो, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा होती है किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। सूत्र होता है BA sin थीटा। अब अगर इसको 1 ले लो और इसको 90 ले लो तो ये हो जाएगा। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है। तो बच्चों जितनी हमने बोली आप ध्यान से लिखो, तो ये 8-10 हो गई होंगी, 10 से कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो और कुछ रह गया क्या इसमें? हमें कुछ लग रहा था कि अभी कुछ और रह गया था, और रह गया था क्या? ठीक, एक रह गया। देखो, हाँ, धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का टुकड़ा क्यों रखा जाता है? 8वां क्वेश्चन है। धारामापी की कुंडली जो है, धारामापी ऐसा बनता है, ऐसा धारामापी एक कुंडली जो है ऊपर जाती है, नीचे आती है, बीच में नर्म लोहे का टुकड़ा रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक कहाँ आ जाएं? इसके केंद्र की तरफ आ जाएं। ठीक है, मतलब
चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये छोटा सा लेक्चर और हमारी 3rd यूनिट पूरी हो गई। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक बिना किसी संकोच के ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 9300981574, इस पर आप फ़ोन लगाइए, हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। और अगले 3-4 दिनों में हम ये 5 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। और रोज़ शाम को 7 बजे अपन इसको प्रीमियर पे चला रहे हैं, यूट्यूब पे डायरेक्ट चला रहे हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है किसी के लिए। पूरे इंडिया में कहीं से भी पढ़ें बच्चे, इंडिया से ना पढ़ें तो मध्य प्रदेश बोर्ड से तो पढ़ें। ठीक, तो प्लीज़ इसको मध्य प्रदेश भर में फैलाने की बस आप लोग इतना कर दो, जितनी जान पहचान है जी भर के इसके लिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो जी भर के इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो फ्रेंड्स के लिए। अपन को इतने में ही खुश हो के पढ़ाएंगे उचक के। और जहाँ कहीं अकेले में मिल जाओ तो हम तो आपको पहचानते नहीं है भाई। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो बस आके नमस्ते कर लेना, पाँव पढ़ लेना, अपन को खुशी हो गई। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।